क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अमीश, अमीश कहाँ गए? अमीश, ये क्या अजीब सी आदत बना रखी है। रात के इस पहर में जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तुम यहाँ जाग जाके आंखों में काट रहे हो। अमीश, उठो। मेरे भी नींद खराब कर तुम, पता नहीं क्या सोचते रहते हो। पता नहीं कहाँ खोए रहते हो, इतनी रात हो गई है। सुनो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हें भी नहीं सोने दूंगी। मेरे बेटे को क्या बना देना चाहती है। कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे बेटे को आलू पराठे के साथ गरम गरम दूध दिया कर। घास फूस और फल फूल खाने के दिन नहीं आए हैं मेरे बेटे के। आज उपवास का आखिरी दिन है मेरा। अमीश के लिए रखा है मैंने उपवास। आज भर बर्दाश्त कर लीजिए, कल से उसे वही दूंगी जो आप चाहती है। जताना क्या चाहती है तू? हाँ, इस सारे व्रत उपवास मेरे बेटे के लिए तू ही रखती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने जितने उपवास रखे हैं ना मेरे बेटे के लिए और मेरे पति के लिए, उतने तो तू 7 जन्म में भी नहीं रख सकती। तो तेरा ये व्रत उपवास ना उल्टा असर कर रहा है मेरे बेटे को। पहले मेरे बेटा कितना हंसता था, खेलता था, हर बात पे मजाक करता था, और अब मैं 10 बातें बोलूं तब जाके वो एक बात बोलता है। लगता है कि मेरा अपना बेटा मेरा अपना रहा ही नहीं। एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद मेरे बेटे के खाने पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। पाबंदी लगानी है ना तो अपने आप पर लगा। ये तेवर मुझे मत दिखा। अमीश को ही दिखाती हो ना तो उसी को दिखाओ। देख रही हैं आप कैसी मुस्कुराहट है इनके चेहरे पर। नमस्ते माँ जी। खुश रहो। अरे आज मुझे लग ही रहा था सुबह सुबह ही दर्शन होंगे आपके। मेरे बेटे का ख्याल अपने बेटे की तरह ही रखना। एक तुम ही हो जो उसका ख्याल रख सकते हो। घर से बाहर निकलने के बाद तुम ही उसके आसपास रहते हो, और तुम्हारे आसपास रहने से मैं निश्चिंत रहती हूँ। साहब तो एकदम हीरा है माँ जी। हम तो अपनी बाकी उम्र साहब की देखभाल में ही बिताएंगे। आपको पता है नया फ्लाईओवर भी साहब को ही मिला है। साहब ही उसके इंजीनियर हैं। अगर साहब चाहेंगे ना तो खूब माल छाप देंगे। लेकिन जरा समझाइए आप उन्हें, इतनी ईमानदारी अच्छी चीज नहीं है।
आप समझ रही है ना माँ? कहाँ हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? क्या? तुम कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के पास तो नहीं चले जाती? क्या है ना कि माँ थोड़ी शांत हो जाएंगी। हर रोज किसी ना किसी बहाने को ढूंढती रहती है तुमसे बहस करने के लिए। इशू ढूंढ नहीं लेती हूँ, इशू वो खुद ही पैदा कर लेती। मैं तो कहती हूँ माँ को थोड़े दिन हरिद्वार भेज दो, कन्या चाची के पास। थोड़े दिन भजन कीर्तन करेंगी तो उनका भी मन हल्का हो जाएगा। सही कह रही हो बहू। मैं भी सोच रही थी कि अगले हफ्ते हरिद्वार चली जाऊं। मेरे उपवास शुरू हो रहे हैं ना, सोचा वहीं जाकर करूंगी। तू ना अगले हफ्ते की मेरी हरिद्वार की टिकट कटा दे। अब तो हरि का द्वार ही मेरे लिए ठीक है। तिनका तिनका करके जिस घर को बनाया वही घर मुझे काटने दौड़ता है। मेरी टिकट कटा देना। हाँ, हमारी माँ तो बात बात पर ट्रेजेडी क्वीन बन जाती है। मीठी मीठी जुबान से कड़वी कड़वी सुना गई ना, तुम्हें भी और मुझे भी। रात को खाने पर इंतजार मत करना, देर हो जाएगी। जिस तरह तूने इस सब्जियों को फेंका है ना, उतने ही प्यार से मैं तुझे इस घर से बाहर फेंकूंगी। बहू, बहू बेटा, बहू बेटा, आज ना मेरे लिए खाना नहीं बनाना। वो मेरी सहेली की बहू है ना इंदुमती, उसकी गोद भराई में जाने वाली हूँ, तो सोचा कि वहीं खा लूं। तुम अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ बना लेना। हाँ, 3 दिन से मेरे बेटे के लिए उपवास रखा है ना तुमने। घर आ गया साहब। घर आ गया साहब। ठीक है, कल जल्दी आ जाना। कल तो संडे है साहब, आपकी छुट्टी है, लेकिन आप बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। नहीं ठीक है, फिर कल रहने दे। लेकिन सर कुछ जरूरत हो तो हमें बुलवा लीजिएगा, हम आ जाएंगे। घर में बैठकर हम सारा समय यूं ही व्यतीत करते हैं, हंसी टुटोली में ही सारा समय चला जाता है। हंसी ठिठोली? एक बात पूछिए आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे साहब, एक क्या आप 10 पूछिए ना। आपके घर में कौन कौन है? 2 पोते हैं साहब, एक पोती है। बड़ा वाला पोता 7 साल का और छोटा वाला 5 साल का। सबसे बड़ी पोती है 9 साल की। 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं। ईश्वर की कृपा से भरा पूरा परिवार है हमारा साथ। बस यूं समझ लिया सर, खटर पटर में ही सारा समय व्यतीत हो जाता है। ठीक है, अब अपना ध्यान रखिए और कल छुट्टी कीजिए। अच्छा सर, नमस्ते।
खाना खाकर आए हो या मैं कुछ बना दूं? हाँ, खाकर आया हूँ, रहने दो। बड़ा साफ झूठ बोल लेते हो बेटा। इतने बड़े इंजीनियर होने के बावजूद सफाई से झूठ भी नहीं बोल पाते। थोड़ी दुनियादारी सीख लो बेटा, झूठ से ही तो दुनियादारी चलती है। अब कपड़े बदल ले, मैं जरा काजू किशमिश डालकर हलवा बना लेती हूँ। हाँ, आज जाओ, अब तो भूख लग गई होगी ना तुम्हें। अपनी माँ के हाथ का काजू किशमिश का हलवा खा लो। मुझे पता है कि तुमने भी कुछ नहीं खाया है, तुम्हारा भी उपवास चल रहा है ना। कितनी बार कहा तुम्हें, तुम्हारा ये उपवास रखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जूही, चलो ना, माँ के हाथ का बना हलवा खा लेते हैं। समझो, ये हलवा माँ ने मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बनाया है। एक बार माँ के हाथ भाव समझ जाओगी तो सब कुछ आसान हो जाएगा। जानती हो, माँ का दिल बहुत साफ है। वो अगर ऐसा वैसा कुछ बोल भी देती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। चलो ना, माँ के हाथ का हलवा बहुत स्वादिष्ट होता है। जूही, देखो, तुम कभी भी मुझ पे गुस्सा होती है ना तो मुझे कभी दुख नहीं होता, लेकिन जब तुम ऐसे रोती हो तो बहुत दुख होता है मुझे, बहुत गिल्ट महसूस होता है मुझे। ऐसा लगता है कि सब मेरी गलती है, पर मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ झेलना पड़ रहा है। जूही, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मेरे दिल पर एक बोझ है। सब कुछ रूखा रूखा सा लगता है मुझे। जूही, चलो ना, हलवा खाते हैं साथ में, अच्छा लगेगा। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अरे इतना सा? माँ, ये तो वही कहावत हो गई कि ऊंट के मुंह में जीरा। अब तुम्हारे लिए तो जीरा ही होगा ना। तुम्हें क्या लगा कि ये हलवा तुम्हारे लिए बना रही हूँ? बहू के लिए बनाया है। अभी तक उपवास नहीं तोड़ा उसने, तुझे तो पता है ना। मैं कुछ भी बोल देती हूँ, बस मेरी बात को अपने मन में बांध कर बैठी है। अब तू ही उसे बुला और अपने हाथों से खिला। ठीक है माँ, आप लेके आइए, वो अभी आ रही है। जितना हलवा खाना है आज खा ले बहू बेटा। बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि इस घर की हवा तक नसीब नहीं होगी तुझे। अरे रुको रुको, ये किसकी गाड़ी है भाई साहब? गिरजा देवी ने बुक किया है हरिद्वार जाने के लिए। बहू, मैंने सोचा कि अगले हफ्ते हरिद्वार चली जाऊंगी, पर कन्या का फोन आ गया। बोली कि आ जाओ, 1 हफ्ते का योगा शिविर लगा है, तो सोचा चली जाती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और अमीश का भी। ये क्या माँ, अपने आप ही मन बनाया और चल दी? हद करती हैं आप भी। जब आपका हरिद्वार जाने का वक्त आएगा ना तो मैं खुद छोड़कर आऊंगा आपको। और रही बात कन्या चाची, भूल जाइए कि उनसे कोई बात हुई थी।
ठीक है? बिल्डिंग और ब्रिज बहुत रिपेयर कर लिए मैंने, अब आपके और जूही के रिश्ते को रिपेयर करूंगा मैं। ये लो, माँ का सामान उनके कमरे में रख दो, मैं जाकर टैक्सी वाले को वापस भेज दूँ। काम कीजिए, अभी आप जाइए, आपके मैनेजर से मैं बात कर लूंगा और आपके पैसे भी भिजवा दूंगा। वो क्या है ना कि माँ का जाना कुछ दिन के लिए टल गया है, आप जा सकते हैं। ओके। नमस्ते इंजीनियर साहब। नेता नहीं है आप, लेकिन बहुत बहुत है हमारी, नामी सप्लायर है, बहुत बिल्डिंग ब्रिज खड़े करा दिए हम। आप तो जानते हैं कल के मीटिंग में ज्यादा कुछ कह नहीं पाए। आपके अंडर में जो फ्लाईओवर है उसमें माल सब हम ही तो दे रहे हैं। कांटे से लेके तलिया तक और गिट्टी से लेके बॉल तक, बस क्या रखिएगा। रविवार का दिन है, परिवार के साथ बिताने का समय है हमारा, खराब मत कीजिए। फिर जो आप लाए हैं ना, इसे ले जाइए और वापस लौट के मत आइएगा। आपकी कंपनी का टेंडर हम पहले ही नामंजूर कर चुके हैं। और रही बात आपकी सलिया गिट्टी, ये तो क्या आपकी कंपनी से रेत का एक दाना तक नहीं आएगा हमारे पास, समझे आप? जाइए। क्या सर, बहुत ही बेइज्जती कर रहे हैं आप हमारे, हैं? इतने भी गए गुजरे नहीं है हम। बहुत काम के आदमी है, एक बार हाथ मिला के तो देखिए। सिक्योरिटी। अरे घर आए मेहमान के साथ ऐसे बात करेंगे आप, हैं? अतिथि है इंजीनियर साहब, अतिथि देवो भव। सिक्योरिटी। साहब, एक वेश्या में जितनी लिहाज और शर्म होती है ना, आप में तो वो भी नहीं है। आज तो क्या, मैं कभी भी हरिद्वार नहीं जाऊंगी। पूरी जिंदगी यहीं रहकर तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगी। चलो मेरे साथ। जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन जाना है। तुम्हारी माँ के खिलाफ एफआईआर करूंगी और तुम गवाही दोगे। मगर हुआ क्या, बताओ तो सही। हुआ क्या है? तुमने अपनी आंखों से देखा ना, तुम्हारी माँ ने मेरे गाल पे तमाचा मारा है। पहले मुझे माँ से बात करने दो, फिर देखते हैं। तुम माँ से बात करो, मैं जा रही हूँ। चलो, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों? यहाँ रहकर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मनमर्जियां बर्दाश्त करती रहूं मैं? रो गिड़गिड़ाऊं बस ये साबित करने के लिए कि मैं एक आदर्श बहू और एक आदर्श पत्नी हूँ? नहीं अमीश, अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया है मैंने। तुम्हारी माँ की जुबान मीठी नहीं है, बल्कि एक सांप की जहरीली जीभ है। अरे सांप का डसा हुआ फिर भी एक बार बच जाए, तुम्हारी माँ का डसा हुआ कभी नहीं बच सकता। तुम्हारी माँ ने हमारा रिश्ता ही नहीं खत्म किया, बल्कि तुम्हारे अंदर मुझे और मेरे अंदर तुम्हें भी मार दिया है। हम दोनों एक दूसरे के अंदर खत्म हो चुके हैं अमीश। तुम्हारी माँ की असली जगह ना ये घर नहीं है, ना ही हरिद्वार। तुम्हारी माँ की असली जगह जेल है। अमीश इससे ये क्यों नहीं पूछता कि इससे थप्पड़ क्यों मारा? आपने जो कहना था, जो करना था, कर दिया। अब मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं ना, अब ये मुझे तय करने दीजिए, मैं अपनी बीवी से क्या पूछूंगा क्या नहीं। प्लीज आप जाइए। माँ प्लीज आप जाइए।
अभी तो मेरे बेटे को ले गई है ना, तो बहुत जल्द तुझे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। आपने जूही पर हाथ क्यों उठाया? बहू को कहाँ छोड़ा है बेटा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपने जूही को थप्पड़ क्यों मारा, ये मेरा सवाल है। मुझे आपके इन आंसुओं से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने जूही को थप्पड़ क्यों मारा। गलती हो गई बेटा, मुझे जूही के पास ले चल, मैं उससे माफी मांगूंगी, वो मुझे माफ कर देगी। चलो, माँ का सामान उनके कमरे में रखो, मैं जाकर टैक्सी वाले को वापस भेजता हूँ। आपको पता है ना, आपका बेटा आपके लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत प्यार करता है वो आपसे, और ऐसे तो आपको जाने देगा नहीं, तो फिर जानबूझकर क्यों ये सब नाटक करती हैं आप? आज आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आपने मुझे चैन से जीने ही नहीं दी, और ना ही कभी अपने बेटे को बताया कि अपनी पत्नी के प्रति उसका क्या फर्ज था। आपके बेटे को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपका बेटा खुश रहे। मेरा बेटा खुश रहे ये चाहती है तू? खुश तो तब रहेगा ना जब तू उसे खुश रहने देगी। तू तो उसे अपना पूछ बना के रखना चाहती है कि मेरा बेटा तेरे पीछे धूम दबाता हुआ भागता रहे। हाँ, वो एक माँ का बेटा भी है, उसे बेटा ही रहने दे। तुझे पता भी है कि मेरे बेटे के साथ तू कैसे बात करती है? ऐसा लगता है जैसे बाजार से खरीद कर लाई है पति। याद रख, तू एक पत्नी है, और पत्नी का स्थान पति के चरणों में होता है, उसके माथे मत चढ़ा कर। उस दिन मेरा बेटा थक हार कर थोड़ी देर बाहर क्या बैठा, तू तो उसे खींचकर अपने कमरे में वापस ले गई। प्लीज चलो, मेरे को नींद आ रही है। चलो अब, मेरे भी नींद खराब कर दो। पता नहीं क्या सोचते रहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम जैसी औरतें अपने पति को मशीन समझती है, पूरी जिंदगी अपना शौक पूरा करवाती है, और अपनी भूख मिट जाए तो उसे धुतकार देती है। मैंने देखा था उस रात बंद कमरे के पीछे तुम मेरे बेटे के साथ कैसा बर्ताव कर रही थी। कितनी गंदी औरत है ना, कितनी गिरी हुई है। अरे अपने जवान बेटे और बहू के कमरे में झांकती है आप। छी, घिन आती है मुझे आपको देखकर। आपको ना किसी अमीर खानदान की मालकिन नहीं, बल्कि कोई कोठा चलाने वाली होना चाहिए। अरे एक वैश्या में जितना लिहाज और शर्म होता है ना, उतना भी नहीं है आप में। अमीश बेटा, बहू को वापस ले आ। मैं उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांग लूंगी। उसे वापस ले आ।
मैंने अमीश से वादा किया था बहू के वापस आते ही उससे माफी मांगूंगी। मैंने आज तक जितनी भी गलतियां की उसके लिए मुझे माफ कर देना बेटा। तुम सही कहती हो, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उसकी माँ हूँ। मैंने तो अपने विवेक बुद्धि पर पट्टी बांध ली थी। तुम्हें नीचे गिराने के लिए मैं खुद इतना नीचे गिर गई कि मुझे पता ही नहीं चला। मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दे। आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैंने भी सब कुछ भुला देने का फैसला किया है। आप भी सब कुछ भूल जाइए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज इस घर में मेरा पहला ही दिन है और आपसे मेरी पहली मुलाकात। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और जल्द ही तेरी गोद भर दे। अब इस घर को एक लल्ला चाहिए। ये घर गुलदस्ते से नहीं, बच्चे की किलकारियों से सजेगा। सास और बहू के इस अनोखे मिलन से ऐसा लगा जैसे परिवार का पुनर्जन्म हुआ है। अमीश का टूटा हुआ आत्मविश्वास फिर से लौट आया। उसे अपनी माँ और पत्नी से जो शिकायतें थी वो बर्फ की तरह पिघल गई। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। जूही ने ठीक 11 महीने बाद एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया जिसका नाम सबने मिलकर ज्योति रखा। ज्योति की रौनक ने वाकई अमीश की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। अब वो ट्रेन की सीटी की आवाज से नहीं बल्कि ज्योति की किलकारियों की आवाज से जागने लगा था। घर का माहौल पूरी तरह से सुलझ चुका था, एक नई उमंग आ चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं दबे पांव एक अनहोनी दस्तक दे रही थी जिसका अमीश को जरा भी अंदाजा नहीं था। जो इल्जाम सास ने बहू पर लगाए थे और बहू ने सास पर, वो इल्जाम जख्म से नासूर बन गए, ऐसे नासूर जिनको भरना लगभग नामुमकिन था। बदलते वक्त के साथ साथ सास बहू का संग्राम फिर से शुरू हो चुका था। क्या हुआ? बड़ी रोमांटिक हो गई आजकल तुम, जब से ज्योति हुई है। पहले तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं थी तुम। अच्छा, अमीश बेटा, गाल तो साफ कर लो। लोग क्या कहेंगे? लिपस्टिक लगी थी। अच्छा बेटा, ये प्रॉपर्टी के कागजात है, तुम्हारे पापा ने मेरे नाम किए थे। मैंने वकील से कहकर इसे तुम्हारे नाम करवा लिया है और नॉमिनी में ज्योति का नाम रखा है। जूही को बेदखल रखा है। ये मेरी सोच है, पर तुम चाहो तो सब कुछ उसके नाम कर सकते हो। अरे माँ, आप भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। मैं शाम को ऑफिस से आने के बाद आपसे बात करता हूँ। अरे बेटा, इसे बैंक के लॉकर में रखवा देना। वैसे भी तेरे पास फुर्सत कहाँ होती है। रोना नहीं, रोना नहीं। माँ, मैं आपके साथ बैठ के समय बिताने की कोशिश करूंगा। अभी चलता हूं। कल सुबह कितने बजे आऊं साहब? कल 1 घंटा देरी से आना। तो क्या है ना कि बड़े दिन से माँ से बातचीत नहीं हुई है, इसी बहाने 2-4 बातें ज्यादा कर लूंगा। ठीक है साहब। जूही, जूही, माँ, जूही घर पे कहीं नहीं है। कहाँ गई है वो? पता नहीं बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी।
वापस आकर देखा तो वो घर में नहीं थी। पर तू परेशान क्यों हो रहा है? हो सकता है अपनी बहन के घर गई हो। पहले भी उसने ऐसा किया है। वो कौन सा मुझे बता कर जाती है? उसे फोन करके पूछ ले। फोन यहीं छोड़ गई। माँ प्लीज, अगर आपको जूही के बारे में कुछ भी पता है प्लीज मुझे बताइए। वो ज्योति को भी अपने साथ ले गई है और उसका फोन भी घर पे पड़ा है। देख, इस बार मेरी कोई गलती नहीं है। बहू मेरी हर बात का उल्टा मतलब निकालती है। वो चाहती है कि तू मेरा बेटा ना रहे, सिर्फ उसका पति बना रहे। ये मेरी बात का जवाब नहीं है माँ। वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। तुझे जो भी पूछना है उससे पूछ, मुझसे नहीं। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है। आखिरी जिम्मेदारी थी तुझे अपने पिताजी की संपत्ति देना, वो भी मैं सुबह दे चुकी हूँ। अब इसी शनिवार को मैं हरिद्वार चली जाऊंगी और बाकी की सारी जिंदगी वही बिताऊंगी। मैं अमीश कुमार एक सिविल इंजीनियर हूँ। आज मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का अंत करने जा रहा हूँ, मतलब कि सुसाइड करने जा रहा हूँ। हेलो सोनी, एक बात मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं जूही को नहीं समझा पाया। क्या तुम मेरा मैसेज जूही तक पहुंचा दोगी? जी बोलिए। वैसे तो वो आपकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती है, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगी। बस इतना बता देना कि आगे की जिंदगी वो और मेरी माँ जैसे चाहें जिए। मैं कभी भी उनकी जिंदगी में आगे से दखल अंदाजी नहीं करूंगा और ना ही मैं उन्हें कभी ये मौका दूंगा कि वो मेरे लिए लड़े, क्योंकि अब से कुछ देर बाद उनको आगे की जिंदगी मेरे बिना ही जीनी होगी। उब चुका मैं इस जिंदगी से, इसलिए मैं आत्महत्या करने चाह रहा हूं, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। जिंदगी यहीं रहकर तुम्हारी छाती पर मूंग डालूंगी। वो चाहती है कि तुम मेरा बेटा ना रहे, सिर्फ उसका पति बना रहे। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके ही आना मेरे पास। हेलो, ट्रैक पर डेड बॉडी मिली है, जल्दी टीम को भेजो। ओके, हम आते हैं। कब हुआ? सर, आधा घंटे पहले मुझे एक फोन आया और बॉडी के पास एक घड़ी और एक चाबी मिली। लगता है किसी होटल की होगी। आप अमीश की वाइफ हो?
रोहित, आप अंदर जाके चेक करो। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आइए। तुम दोनों ने मिलकर एक इंसान को मारा। ये आत्महत्या नहीं है, ये एक हत्या है और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब रोने से क्या फायदा? आपके आंसू अमीश को वापस नहीं ला सकते। अपने सुसाइड नोट पे उन्होंने साफ साफ लिखा था कि आत्महत्या वो अपनी मर्जी और खुशी से कर रहे थे। इसीलिए हमारे पास शक करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। गुंजाइश बनती है साहब। मैंने अपने बेटे को मारा। मैं इतनी अभागी माँ हूँ कि मैंने अपने ही बेटे को मार डाला। काश मैंने अपनी बहू से वो सब नहीं कहा होता जो उस दिन कहा। मैंने अपने कलेजे का सारा जहर अपनी बहू के अंदर डालना चाहा। बहू, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? ये मेरी सोच है कि इस घर की संपत्ति से तुझे बेदखल रखा जाए। आपने जो किया बहुत अच्छा किया। इसे भी खैरात नहीं चाहिए मुझे। मेरा पति मेरे पास हो बस। इस गलतफहमी में मत रहना। जिस तरह आज तुझे संपत्ति से बेदखल किया है ना, उसी तरह मेरे बेटे की जिंदगी से बेदखल कर दूंगी। क्या सोचा था तू? इस घर में राज करेगी? नहीं, कभी नहीं। जिस तरह मैं अपने बेटे के सामने लाचार और बेबस होकर बैठी थी ना, उसी हाल में तुझे बिठाऊंगी उसके सामने। ये जो बेटी को कलेजे से लगा रखा है ना, उससे भी छीन लूंगी तुझसे। गिरिजा नाम है मेरा। इतना गिरूंगी कि तुझे उठने नहीं दूंगी। ना ही अपने बेटे की नजर में और ना ही अपनी पोती की नजर में। गिरी हुई तो थी यहाँ, पर इतनी जहरीली ये आज एहसास हुआ है मुझे। अरे आप क्या बेदखल करेंगी मुझे? मैं खुद इस घर से और आपके बेटे की जिंदगी से बेदखल हूँ। आपका बेटा आए तो उसे कह दीजिएगा, अगर मेरे पास आना हो तो आपकी चिता में आग लगा के आए। उस दिन मैंने भी उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। वो मुझे कहते रहे लेकिन मैंने एक न सुनी। मिस्टर अमीश ने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। आप दोनों एक बार इसे देख लीजिए और सुन भी लीजिए। मैं अमीश कुमार, एक सिविल इंजीनियर हूँ। अपनी मर्जी से खुदकुशी करने जा रहा हूँ। उस दिन मैंने भी उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। वो मुझे कहते रहे लेकिन मैंने एक न सुनी। प्लीज मेरी बात सुनो जूही। क्या तुम अपनी माँ का दाह संस्कार करके आए? अगर नहीं तो लौट जाओ। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके ही आना मेरे पास। जूही प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। हाँ जूही, तुम्हारे लिए नया घर लूंगा और हमारे साथ उस घर में मां नहीं रहेगी, सिर्फ हम दोनों रहेंगे। चले जाओ वापस। दोबारा मुड़ के यहाँ कभी मत आना। तुम एक बेटे के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकते। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लूंगी।
छुई छुई मेरी बात तो सुनो। छुई मिस्टर अमीश ने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। आप दोनों एक बार इसे देख लीजिए और सुन भी लीजिए। मैं अमीश कुमार एक सिविल इंजीनियर हूँ। अपनी मर्जी से खुदकुशी करने जा रहा हूँ। अपनी जिंदगी से उब चुका हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ मेरी माँ और मेरी पत्नी के बीच की लड़ाई से। वो हर बात पे एक दूसरे के साथ उलझते रहते हैं कि इन लड़ाइयों से जीना दुश्वार हो गया मेरा। मेरी एक छोटी बच्ची भी है, पर अब मैं जिंदगी में जीना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, अत्यधिक प्यार करते हैं दोनों मुझसे। तो कहते हैं ना, किसी चीज की अतीत अच्छी नहीं होती। बस उनकी आपस की इस लड़ाइयों से बहुत तंग आ चुका हूं मैं और जी नहीं पाऊंगा मैं। इसलिए आज अपनी मर्जी से अपने जीवन का अंत करने जा रहा हूं। मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। ये किसकी मौत थी? एक पति की, एक पिता की, एक बेटे की, या फिर एक ऐसे इंसान की जो अपनों में इंसानियत ढूंढ रहा था? अमीश कुमार ने आत्महत्या कर ली। सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच ये एक आत्महत्या थी? जिंदगी कई तरीके से हमारी सहन शक्ति के इम्तिहान लेती है। अगर अपनों का साथ हो तो हम बड़े से बड़ा इम्तिहान हंसते मुस्कुराते पास कर लेते हैं। जरा सोचिए, अगर वही अपने आपका ही इम्तिहान लेने लगे तो क्या हो? अमीश पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता था, लेकिन अपनी पत्नी और मां के आगे इतना बेबस हो गया था कि उसने उनका जीवन बदलने के लिए अपना जीवन खत्म कर दिया। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जिंदगी की लड़ाई जिंदगी खत्म करके कभी नहीं जीती जा सकती। हमें हमेशा अपने हौसले बुलंद रखना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या कोई विकल्प नहीं होता। ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती कि हम अपनी जिंदगी को खत्म कर दें। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।